प्रश्न नंबर 1, वैशाख मास में नागमती की वेदना क्यों बढ़ जाती है? जैसा कि हम जानते हैं कि 12 मासा जिसमें हमने कई पदों को पढ़ा है और उसमें एक ही विषय की चर्चा की गई है कि नायिका का जो विरह है, वर्णन है, विरह वेदना है, उसको किस तरीके से कवि ने बताया है। और 12 महीनों की तो वहाँ पर जो पद हैं वो तो नहीं दिए हैं, कुछ गिने चुने महीनों के ही जो पद हैं जिसमें कि ये बताया गया है कि नायिका जो है उन महीनों में किस तरीके से विरह से पीड़ित है। तो उसी से एक प्रश्न लिया गया कि वैशाख मास में नागमती की वेदना क्यों बढ़ जाती है। और साथ ही आप इन 12 मासा के जो पद हैं उनको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ चैनल पर मौजूद पाएंगे। आप उन्हें जरूर पढ़े समझें और साथ ही आप जायसी का जो जीवन परिचय है वो भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद ही आप प्रश्नों को देखें जिससे कि आपको प्रश्न जो है और उसके उत्तर अच्छी तरीके से समझ में आ सके। प्रश्न जो है हमारा ये कह रहा है कि वैशाख मास में नागमती की जो वेदना है वो क्यों बढ़ जाती है। मतलब नागमती की वेदना तो है ही, वो पीड़ित है, परेशान तो है, विरह में दुखी तो है, लेकिन वैशाख मास में वो बढ़ क्यों जाती है। वैशाख मास में इतनी अधिक गर्मी हो जाती है कि रेशमी वस्त्र और चंदन जैसे शीतल पदार्थ भी शरीर में अग्नि जैसे दाह यानी आग को उत्पन्न करने लगते हैं। तपता हुआ सूर्य हिमालय की ओर जाना चाहता है, परंतु ऐसा लगता है मानो उसने विरह रूपी वज्र अग्नि का रथ नागमती के सम्मुख हाँक दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने विरह रूपी यानी विरह के रूप में वो वज्र अग्नि का जो रथ है उसको नागमती की तरफ भेज दिया, हाँक दिया है, जिससे कि उसकी विरह पीड़ा जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो वैशाख मास में नागमती की वेदना जो है इसी वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी है, रेशमी वस्त्र और चंदन भी जो है अपनी शीतलता नहीं दे पा रहे हैं और साथ ही विरह की जो वेदना है, पीड़ा है, वो तो देह में अग्नि उत्पन्न कर ही रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो ऋतु है उसने भी विरह रूपी वज्राग्नि का जो रथ है वो नागमती के सम्मुख जो है भेज दिया है, जिससे कि उसकी विरह की पीड़ा और भी बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 2, पूस मास में नागमती की दशा कैसी हो जाती है। तो पूस मास का वर्णन भी हमने पढ़ा है वहाँ पर, जिसमें बताते हैं कि नागमती की दशा कैसे हो जाती है। तो पूस माह के आने पर नागमती का जो शरीर है वो ठंड से थर थर काँपने लगता है। वह कहती है कि अब तो अपने प्रियतम के हृदय से लगकर ही उसे चैन मिलेगा। यानी कि पूस मास में तो बहुत ठंड होती है, हर किसी को ठंड लगती है, सिर्फ विरह में पीड़ित व्यक्ति को ही ठंड नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है नायिका की। नायिका को विरह की पीड़ा में जलना है और वो किस तरीके से पीड़ित है, जल रही है विरह की पीड़ा में। लेकिन वो ये कहती है कि पूस माह में इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि उसका शरीर जो है वो थर थर काँप रहा है। अब वो सिर्फ और सिर्फ प्रियतम से गले लगकर या हृदय लगकर जो है उसे चैन मिलेगा। उसकी रज़ाई भी बहुत हल्की है, जिसे ओढ़कर भी ठंड लगती रहती है। उसकी शैया यानी कि बिस्तर वो इतना ठंडा हो गया मानो जैसे हिमालय की बर्फ़ जैसे में डूबी हुई हो। तो पूस माह का यह इफेक्ट है कि चारों तरफ बहुत मौसम ठंडा है, जिसकी वजह से विरह में पीड़ित नायिका जो है, नागमती जो है, उसकी विरह पीड़ा और भी बढ़ रही है। प्रश्न नंबर 3, तुम बिन कंता धनी हरुई तन तिनुवर भा डोल के संदर्भ में नागमती की विरह व्यथा का वर्णन कीजिए। जब हमने इस पंक्ति को पढ़ा समझा, जिसमें भी बताया गया है कि किस तरीके से नायिका जो है विरह में पीड़ा और दुख को सह रही है और वो कितनी ज़्यादा दुखी है। तो इस तरीके से ये पंक्ति हमें क्या बताती है और इसमें विरह व्यथा को किस तरीके से वर्णित किया गया ये बताना है। नागमती कह रही है कि हे प्रियतम, तुम्हारे वियोग में मैं सूख गई हूँ, इसके कारण मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है, वह तिनके के समान डोल रहा है। जिस तरीके से एक छोटा सा तिनका होता है, जरा सी हवा मात्र से भी वो डोल जाता है और इधर का उड़ा उधर पड़ता है, उसी तरीके से। अब यहाँ पे तिनके का क्या लेना देना। तिनके का मतलब कि तिनका जितनी छोटी चीज़ होती है और उसमें कोई ताकत नहीं होती है, उसको कोई भी कहीं पे भी उड़ा सकता है, उसी तरीके की कमज़ोर हो चुकी है नायिका अपनी विरह की पीड़ा को सहते सहते। विरह की अग्नि इस तिनके को जलाना चाहती है और पवन इसे उड़ाकर ले जाना चाहती है। तो इस तरीके से जो विरह पीड़ा है किस तरीके से नायिका को कमज़ोर कर गई है और किस तरीके से उसे अग्नि इस तिनके को जलाना चाहती है और पवन जो है इसे उड़ा ले जाना चाहता है। तो अग्नि जो है वो अपने प्रभाव से तिनके को जलाना चाहती है और जो पवन है वो अपने प्रभाव से उसको उड़ा ले जाना चाहती है। नायिका के विरह में पीड़ित होने पर, कमज़ोर होने पर उसके साथ इस तरीके का जो व्यवहार है वो हो रहा है। प्रश्न नंबर 4, बारहमासा से क्या अभिप्राय है,
ये जो 12 मासा शब्द का प्रयोग किया गया है वो उसका क्या मतलब है। विरह की स्थिति का वर्णन करने वाली पद्धति को 12 मासा कहते हैं। यानी जिन काव्यांशों में नायिका के विरह का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, उसकी जो प्रक्रिया है, पद्धति है, तरीका है, उसको 12 मासा कहते हैं। इसमें नायिका के विरह का वर्णन वर्ष के 12 महीनों के अनुसार किया जाता है। यानी कि नायिका जो है अपने विरह से पीड़ित है, अपने प्रियतम से दूर है। इसकी पीड़ा जो है 12 महीनों में 12 अलग अलग तरीकों से किस तरीके से उसे पीड़ा दे रही है, वो यहाँ पर इसकी चर्चा हुई है। वियोग श्रृंगार के वर्णन के लिए कवियों के द्वारा 12 मासा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, रकत ढरा आंसू गरा हाड़ गए हाड़ भय सब संख के माध्यम से नागमती अपने प्रिय तक क्या संदेश भेज रही है। अब ये जो पंक्तियां हैं वो ये बताना चाह रही हैं कि अपने प्रिय के विरह में जो नायिका है उसका रक्त, मांस और हड्डियां जो है किस तरीके से एक नकारात्मक प्रभाव में जाते जा रहे हैं। इस पंक्ति के माध्यम से नागमती अपने प्रियतम को ये संदेश भेज रही कि तुमसे अलग होकर मेरी दशा बहुत खराब हो गई है। तुम्हारे विरह में मेरी आंखों से इतने आंसू बहे कि अब रक्त भी जो है बाहर निकलने लगा है। यानी रोते रोते आंसू खत्म हो गए और आंसू की जगह अब रक्त निकल रहे हैं। ये एक बहुत बुरी स्थिति को दिखाने के लिए, अपने विरह से वो किस तरीके से पीड़ित है उसको दिखाने के लिए ये सबसे बुरी स्थिति दिखाई जा रही है। तुम्हारे वियोग में दुखी होकर मेरे शरीर का जो सारा मांस है वो गल गया है। मांस गलने का मतलब कि सूख गई हैं, पतली हो गई, कमजोर होना, और मेरी हड्डियां जो है वो शंख के समान श्वेत दिखाई देने लगी हैं। प्रश्न नंबर 6, चकवा और चकवी के उदाहरण के द्वारा नागमती की किस विरह वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। चकवा और चकवी का जो उदाहरण है वो कई जगह हम पढ़ चुके हैं, जिसमें बताया जाता है कि ये एक पक्षी जोड़ा होता है जिसको श्राप मिला होता है कि ये रात में एक दूसरे से अलग होते हैं और सूर्योदय के बाद से ही इनका मिलन हो जाता है। तो इनकी बात छेड़कर जो है किस तरीके की बात की जा रही है कि नागमती किस तरह की विरह वेदना को अभिव्यक्त करना चाह रही है चकवा चकवी के उदाहरण के माध्यम से। नागमती का कहना है कि चकवी पक्षी जो है अपने जोड़े से रात में बिछुड़ जाती है, परंतु दिन में चकवे के साथ उसका मिलन हो जाता है। नागमती की दशा तो इनसे भी ज़्यादा खराब है, चकवी पक्षी से भी बुरी है, क्योंकि वह अपने प्रिय के वियोग में दिन रात तड़पती रहती है, जिसके साथ उसका मिलन नहीं हो पाता। यहाँ पे नायिका जो है अपनी विरह की पीड़ा को और उसके सबसे खराब स्थिति को बयान करने के लिए उदाहरण देती है कि चकवा और चकवी तो उनको सिर्फ अभिशाप है कि वो रात में ही नहीं मिल सकते और दिन के उजाले में जो है उनका मिलन हो जाता है। लेकिन नायिका की स्थिति तो उनसे भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि उनको तो वो भी मौका नहीं है कि वो अपने प्रिय से दिन के उजाले में भी उनका मिलन जो है हो जाए। तो इस तरीके से वो उदाहरण देकर जो है अपनी बुरी स्थिति का वर्णन वो कर रही हैं। प्रश्न नंबर 7, 12 मासा के आधार पर अब अगहन की जो विशेषता है वो बताते हुए नागमती की वीराव्यता पर टिप्पणी करनी है। यानी अगहन माह में जो है 12 मासा के आधार पर नागमती की जो वीराव्यता है वो कैसी है वो बताना है। अगहन मास में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं। सर्दी का मौसम है, इस माह में बहुत ठंड पड़ती है। नागमती को दिन भी रात के समान लगने लग रहे हैं। अब जो दिन है इस ठंड के मौसम में वो भी रात की तरह लग रहे हैं नायिका को। उसने सर्दी में कपड़े बनवाए, किंतु उनका रंग रूप उसके पति के साथ ही चला गया। वह दिए की बाती के समान जल रही है। जिस तरीके से दिए में पड़ा बाती जो है जलता रहता है, उस तरीके से वो विरह की पीड़ा में जल रही हैं अपने प्रिय से दूर होने के कारण। उसका हृदय ठंड से कांप रहा है, जो प्रियतम के आने पर ही दूर हो सकता है। भंवरी और भंवरे को मोहित करते हुए कहती है कि वे उसके प्रियतम से जाकर कहे कि उनकी पत्नी विरह की आग में सुलग सुलग कर मर रही है और उस आग से उठे धुएं के कारण हमारा रंग काला हो गया है। भंवरे को सभी ने देखा है कि वो काला होता है। अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल और इसकी बात किस तरीके से की है। नायिका जो है भंवरे को कहती है कि तुम मेरा संदेशा लेकर मेरे प्रियतम के पास जाओ और बोलो कि तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारे विरह में जल रही है, उसी से उठने वाले धुएं से हम काले हो गए हैं, और इसलिए अब मेरी विरह का वर्णन जो है मेरे प्रियतम तक इस तरीके से पहुँचा दो। प्रश्न नंबर 8, 12 मासा के आधार पर पूस माह में नागमती की विरह दशा का वर्णन करना है। तो 12 मासा के आधार पर पूस माह में नागमती की जो विरह दशा है वो कैसी है। पूस मास में नागमती की जो विरह वेदना है वो बहुत बढ़ जाती है। इस मास में ठंड इतनी बढ़ जाती है कि नर नारी थरथर कांपने लगते हैं। अति भयंकर शीत से नागमती कांप रही है। वह अपने प्रियतम का स्मरण करते हुए सोचती है कि उसके अभाव में मतलब प्रिय के ना होने पर अभाव बोला जा रहा है।
वह काँप काँप कर ही मर जाएगी। वो कहती है कि उसकी विरह व्यथा पूस माह में इतनी बढ़ गई है कि ऐसा लगता है कि वो ठंड से काँप काँप कर ही मर जाएगी। यह जाड़ा उसके प्राण लेकर ही छोड़ेगा। कई कई रजाइयाँ ओढ़ने पर भी उसकी ठंड नहीं मिटती है। अपनी शैया उसे बहुत ठंडी प्रतीत होती है, मानो वह बर्फ में डुबो दी गई हो। उसे ये लगता है कि उससे तो वह चकई अच्छी है जो अपने प्रियतम से रात्रि में बिछुड़कर प्रातःकाल मिल तो जाती है। इसके विपरीत वह दिन रात प्रियतम के वियोग में कोयल की भांति तड़पती रहती है। रात्रि में वह अकेली पड़ जाती है, उसके साथ कोई सखी भी नहीं है। वह अपने प्रियतम से कहती है कि विरह रूपी भयंकर बाज। अब यहाँ पर नायिका जो है अपने विरह को बाज की तरह बता रही है। बाज कैसा होता है, जिसके बाज जो है उसका प्रभाव कितना बुरा होता है। तो यहाँ पर नायिका जो है अपने विरह को बाज की तरह बता रही है। कहती है कि वह भयंकर बाज मेरे चारों ओर चक्कर काट रहा है, वह मुझे जीवित ही खा जाना चाहता है। जिस तरीके से बाज से डर बना रहता है कि वो जिंदा ही नोच खा लेगा, उसी तरीके से ये विरह जो है नायिका के साथ व्यवहार कर रहा है। ऐसा लगता है वो उसे जीते जी खा जाएगा, जैसे कि बाज। प्रश्न नंबर 9, जियत खाए मुँह नहीं छाड़ा, यानी जीते जी ही मुझे खा जाएगा, नहीं छोड़ेगा, के आधार पर नागमती की विरह दशा का वर्णन हमें करना है। पूस का महीना आ गया है। प्रियतम के विरह में नागमती जो है उसके शरीर का मांस गल चुका है, कमजोर हो गई हैं वो, और उसकी हड्डियां जो है शंख के समान दिखाई दे रही हैं। विरह की अग्नि से तप्त जलती विरह की अग्नि में जलती नागमती को लगता है कि विरह रूपी बाज उसके दुर्बल शरीर पर दृष्टि गड़ाए हुए है। यानी जो बाज है, जिस तरीके से लगता है कि वो निशाना बनाए हुए है मेरे दुर्बल शरीर पे कि वो मुझे नोच खाए, वैसे ही विरह जो है मेरा, वो मुझ पर निशाना बनाए हुए कि वो मेरे शरीर पर ऐसे ही प्रभाव डालकर मुझे जीते जी मार डालेगा, और वह उसे जीवित ही खा जाएगा। इस तरीके से मरने पर भी शायद वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, और इस तरीके से उसका विरह जो है पूस माह में उसको इस तरीके से पीड़ा दे रहा है। ऐसा लगता है कि वो बाज की तरह जीते जी ही उसे खा जाएगा। प्रश्न नंबर 10, माघ मास में विरहणी की दशा का वर्णन करना है। अब माघ के महीने की बात की जा रही है। यहाँ पर नागमती को माघ मास की ठंड विरह में मृत्यु के समान प्रतीत हो रही है। अब माघ के महीने में जो ठंड हो रही है उससे लगता है नायिका को कि वो मृत्यु के समान है। उसका शरीर पत्ते के समान कांपता रहता है। उसके नेत्रों से बहने वाले आंसू मेघ की वर्षा की झड़ी के समान प्रतीत होते हैं। शरीर इतना कमजोर हो गया है कि वो पत्ते की तरह लग रहा है, और आंसू जो है वो बारिश की तरह लग हो गए हैं कि वो निरंतर बारिश जैसे होती रहती है वैसे ही आंसू निरंतर बह रहे हैं, जिनके कारण उसके शरीर के वस्त्र सदा गीले ही रहते हैं। ठंडे होकर वस्त्र उसे बाण के समान चुभते हैं, और इस तरीके से आंसुओं के निरंतर बहने की वजह से वस्त्र गीले हो जाते हैं, और वस्त्र गीले होने की वजह से उसकी ठंड और भी बढ़ जाती है। जब भी बूंदें टूट कर नीचे गिरती है तो ओलों के समान प्रतीत होती हैं। पवन विरह के रूप में झकोरे देकर उसे मारे डाल रहा है। ना तो वह श्रृंगार कर पा रही है और ना ही रेशमी वस्त्र धारण कर पा रही है, और प्रिय की विरह में वह सूख कर तिनके के समान होती जा रही है। और इस तरीके से हर महीने में आप देखेंगे कि किस तरीके से विरह पीड़ा तो उसे है, लेकिन किस तरीके से जो प्राकृतिक चीज़ें हैं या अपने उसके आसपास जो चीज़ें हैं वो उसको और दुख दर्द दे रही हैं, ये बताई जाती हैं। अब यहाँ पर लेते हैं आगे प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, अगहन मास की जो विशेषता है वो बतानी है, फिर विरहणी नागमती की व्यथा कथा का चित्रण हमें करना है। अगहन मास में दिन छोटे होते हैं और रात का समय बढ़ जाता है। इस माह में बहुत ठंड पड़ती है। नागमती को दिन भी रात के समान लगते हैं। ठंड में सभी को मालूम है किस तरीके से दिन जो है छोटे होते हैं, रात बड़ी हो जाती है। अब क्योंकि नागमती जो है वो विरह में है, दुख में है, तो इस वजह से उसको दिन भी जो है वो रात की तरह ही लग रही है, और दिन और रात एक समान लगने लगे। उसने सर्दी में कपड़े बनवाए, किंतु उसका रंग रूप उसके पति के साथ ही चला गया। वह दिए की बाती के समान जल रही है। उसका हृदय ठंड से कांप रहा है, जो प्रियतम आने पर ही दूर हो सकती है। और भौरे और काग को संबोधित करते हुए यानी भौरे को और काग को, भौरा हम सभी जानते हैं, काग यानी कौवा। नागवती बोल रही हैं भंवरे और काग से, क्योंकि ये दोनों ही काले होते हैं, इसलिए इनका उदाहरण लिया गया है। उनको संबोधित करते हुए कहती है कि वो उसके प्रियतम के पास जाएं और उसकी हालत का वर्णन करें, और ये बताया कि उनकी विरह में जलकर ही, और उस विरह में जलने से जो उठा धुआं है वो हमें लग गया है, जिसकी वजह से हम इतने काले हो गए हैं। पत्नी की विरह की आग में सुलग कर वो मर गई है, और उस आग से उठे हुए धुएं के कारण हमारा रंग काला हो गया है। प्रश्न नंबर 2, जियत खाए मोह नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की जो विरह दशा है उसका वर्णन करना है, या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि 12 मासा के आधार पर नागवती की विरह व्यथा का वर्णन कीजिए। इस पंक्ति में नायिका को जाड़े में विरह जो है वो किस तरीके से लग रहा है, बाज की तरह लग रहा है।
जिस तरीके से बाज जो है अपनी नज़र गड़ाए रखता है किसी पर हमला करने के लिए, वैसे ही विरह जो है उसने नायिका यानी कि नागमती पर अपनी नज़र गड़ा रखी है, जैसे कि वो लगता है कि उसे जीते जी ही खा जाएगा। विरह रूपी बाज जो है नागमती को जीवित खा रहा है, मरने के बाद भी वह उसे नहीं छोड़ेगा। नागमती विरह की स्थिति में स्वयं को चिड़िया और विरह को बाज का प्रतीक मान रही है। नायिका का जो रक्त है वो आंसू और पसीना बनकर बह गया है और समाप्त हो गया है। उसका मांस जो है वो गल गया है और सारी हड्डियां सूखकर शंख के समान होगी। तो ये हालात नायिका के चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, वृक्षों से जो पत्तियां हैं तथा वनों से ढाक फागुन में गिरते हैं, विरहणी का क्या संबंध है इससे? यानी कि फागुन माह में वृक्षों से सारी पत्तियां गिर जाती हैं, तो फागुन में ये जब प्रकृति में बदलाव होता है तो इससे विरहणी पर क्या असर पड़ रहा है, इसका क्या लेना देना है विरहणी का? या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि 12 मासा के आधार पर फागुन मास की विशेषताओं और नायिका पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। फागुन के महीने में प्राकृतिक बदलाव हम देखते ही हैं और वो उस प्राकृतिक बदलाव का असर जो है नायिका पर कैसे पड़ रहा है या वो उससे किस तरीके से अपने आप को जोड़ रही हैं अपने दुख से। वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढाक फागुन मास में गिरते हैं। इससे विरहणी का यह संबंध है कि उसकी उदासी और दोगुनी हो रही है। आशाएं भी पत्तों के समान झड़ती चली जा रही हैं। जैसे आशाएं जो है हमारा साथ छोड़ देती हैं, हम उम्मीद रखना छोड़ देते हैं, वह उसी तरीके से जैसे पत्ते जो है पेड़ को छोड़ रहे हैं। उसका शरीर पत्ते के समान पीला पड़ गया। फागुन मास के अंत में वृक्षों पर नए पत्ते और फूल आ जाएंगे, परंतु नागमती के जीवन में खुशियां कब लौट पाएंगी वह नहीं जानती। फागुन माह में क्या होता है कि पेड़ अपने पुरानी पत्तियों को छोड़ देते हैं, वो गिर जाती हैं और नई कोपलें उनमें निकलती हैं। नागमती भी अपने आप को उसी पत्ते की तरह समझ रही हैं जो पेड़ से अलग हो गई, यानी अपने प्रिय से अलग हो गई है। लेकिन पेड़ों पे तो नई कोपलें आ रही हैं, पर नागमती को ऐसा लग रहा है कि मैं तो पेड़ से अलग हो गई हूँ, लेकिन मुझ पर नई कोपलें कब आएंगी, मुझे नहीं लगता कि मुझ पर वो नई कोपलें आएंगी, यानी मेरे जीवन में खुशी आएंगी, मेरा प्रिय जो है वापस आएगा, जिसकी वजह से मैं भी खुश हो पाऊंगी। तो इस तरीके से फागुन माह जो है उसको इस तरीके से दुख दे रहा है। प्रश्न नंबर 4, माघ महीने में विरहणी को क्या अनुभूति हो रही है? माघ के महीने में विरहणी जो है वो क्या महसूस कर रही है? माघ के महीने में नायिका के लिए शीत ऋतु जो है काल बन गई है। काल यानी कि बुरा समय उसको की तरह देख रही है। सर्दी से उसका हृदय कांप रहा है। इस मास में रस का मूल उत्पन्न होता है, प्रिय भौरे के समान, तथा नागमती का जो यौवन है वो फूल के समान है। प्रिय के बिना नायिका को शरीर पर वस्त्र बाण के समान लगते हैं। विरह रूपी पवन जो है वो शीत को यानी ठंड को और भी बढ़ा देता है। अपने प्रियतम के बिना नायिका का श्रृंगार जो है वो व्यर्थ है। उसे ऐसा लगता है कि प्रियतम के बिना जो है श्रृंगार बिल्कुल बेकार चीज है। उसका शरीर तिनके के समान डोल रहा है। जिस तरीके से तिनका जो निर्जीव सा लगता है, उसी तरीके की निर्जीव सी हो गई है नायिका भी विरह की पीड़ा में, और वो तिनके के समान डोलती हुई नजर आ रही हैं। प्रश्न नंबर 5, 12 मासा की नायिका जो है क्षार क्यों बन जाना चाहती हैं और पवन से वह क्या प्रार्थना करती है और क्यों? 12 मासा में नायिका जो है वो ऐसे बताती हैं कि विरह की पीड़ा में जल रही हैं और जल के वो राख हो गई हैं, और वो पवन से कुछ कह रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। वो क्या प्रार्थना है वो बताना है। तो फागुन के उत्सव के समय नायिका जो है अत्यंत दुखी है। वह प्रिय के विरह में जल रही है, और यदि उसके प्रिय को उसका इस प्रकार जलकर मरना अच्छा लग रहा है तो इस पर भी उसे क्रोध नहीं आएगा। वह जलने के बाद क्यों नहीं क्रोध आएगा? क्योंकि उसके बाद वो राख बनकर अपने प्रिय के शरीर से लग जाना चाहती है। पवन से वह प्रार्थना करती है कि वो उसके शरीर की राख को उड़ाकर ले जाए और उसके रास्ते में डाल दे, जिन रास्तों पर उसके प्रिय अपने पैर रखेंगे। इस बहाने उसे अपने प्रिय के चरणों का स्पर्श करने का अवसर मिल जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। सभी ने देखा है धूल, मिट्टी, राख, कुछ भी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं हवा के साथ वो उड़ जाती हैं। तो नायिका ये यहाँ पर ऐसा सोच रही है कि विरह की पीड़ा में जलकर वो भी राख हो जाए, जिससे कि पवन जो है उसे उड़ा कर ले जाए और इस तरीके से उड़कर वो अपने प्रियतम के रास्ते में पड़ेगी, जिससे प्रियतम के स्पर्श जो है उसे मिल पाएंगे और उसी से ही वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब महसूस करेगी। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। नागमती भंवरा और काग से किसके लिए क्या संदेश भेजती है और क्यों? नागमती जो है हमें पदों में भंवरे से और काग से जो है निवेदन करती हुई नजर आ रही है, और उसके साथ संदेश भेजते हुए और क्यों भेज रही है उनके जरिए, ये भी इसके बारे में क्या बताया ये बताना उत्तर में। नागमती भंवरा और काग से ये कहती है कि तुम दोनों जाकर मेरे पति को ये संदेश दो कि तुम्हारी पत्नी जो है वो विरह की अग्नि में जलकर मर गई है। उसके शरीर से जो उठा हुआ धुआं है वो हमारे शरीर का रंग भी उससे काला हो गया है, अर्थात हमारे शरीर का जो कालापन है नायिका की चिता से उठ रहे धुएं की कालिमा का परिणाम है। नायिका ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वह अपने प्रियतम को उसके विरह के कारण हुई अपनी दशा का बोध कराना चाहती है। बोध यानी ज्ञान।
जानकारी देना चाहती है। वो चाहती है कि इस तरीके से अगर भंवरा और काग जो है उसके विषय में उसके प्रियतम को जानकारी देंगे तो उसको ये पता लग पाएगा कि विरह की पीड़ा में जलकर नायिका के साथ क्या हुआ है, उससे बिछुड़ने के बाद उसकी क्या दशा हुई है। और इसलिए वो भंवरे और काग से निवेदन करती, प्रार्थना करती है कि उसके प्रियतम तक उसका ये संदेश पहुंचा दे। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य हमें स्पष्ट करना है। पहला है, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मुकुट ही मारग होई परो कंत धरे जह पाओ। यहाँ पर भंवरे और काग से निवेदन कर रही है जाके कि संदेश दे उनके प्रियतम को कि वो विरह की पीड़ा में जल गई हैं और उससे उठने वाले धुएं से हम जो है काले हो गए हैं। और साथ ही यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मारग होई परो कंत धरे जह पाओ। और इस तरीके से पवन जो है उस राख को उड़ा ले जाएगा जिससे कि वो उस राह में पड़े जहाँ पर उसके प्रियतम के स्पर्श से मिल सके। तो भाव पक्ष और कला पक्ष हमें बताना है। भाव पक्ष जैसा कि हमने पहले भी बताया है कई वीडियोस में कि भाव पक्ष जहाँ पर कवि के विषय की चर्चा होगी, भावों की चर्चा होगी, या फिर कविता का जो विषय है क्या उसमें बताया उन्होंने। कला पक्ष में कि लिखने की जो शैली है कि क्या उसमें अलंकार है, रस, छंद, ये सारी चीज़ें जो है लेखन शैली के लिए प्रयोग की जाती है जिससे कि काव्य हमारा और भी ज़्यादा सुंदर होता है। तो उसमें हमें कला पक्ष बताना होता है। कला जिससे कि आप कलाकारी दिखा सकें। भाव जिसमें आप चीज़ें बता सकें कि यहाँ पे क्या विषय है। प्रस्तुत पंक्तियों में जायसी ने नागमती की वीरा वेदना का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। नागमती अपने प्रियतम से इनका सानिध्य पाने के लिए यानी उनके समीप जाने के लिए आत्म बलिदान करने को भी तैयार है। नायिका अपने शरीर को जलाकर राख कर देना चाहती है। पवन से उस राख को उड़ा कर ले जाने और उस मार्ग पर डालने के लिए कहती है जिस मार्ग पर उसके प्रियतम कदम रखें। तो इसमें ये भाव है। कला पक्ष ये है कि इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और छंद दोहा तथा चौपाई है। भाषा जो है अवधि है। कय कहो की में अनुप्रास अलंकार है। अगला यहाँ पर जो सियरी अग्नि बिरहनी ही जा रहा, सुलगी सुलगी दगदे भय छारा, यह दुख दगद न जाने कंतु, जोबन जरम भरे बस करे बसमंतु, पे सो कहे संदेशड़ा भवराए काग, सो धनी बिरहे जरी तही गई तही धुआं हम लाग। इसका भाव पक्ष है। इन पंक्तियों में पूस मास की भयंकरता तथा उसका नायिका पर प्रभाव जो है दर्शाया गया है। नायिका को भयंकर शीत के कारण कपकपी छूट रही है, शैया भी उसे बर्फ के समान लग रही है। शीत तथा विरह की पीड़ा से कांपती हुई नागमती का मर्म स्पर्शी यानी कि दिल को छूने वाला जो है वर्णन यहाँ पर है। शीतकाल का स्वाभाविक वर्णन है जिससे उसके ऋतु ज्ञान का पता चलता है। और ये चीज़ें तो आप जब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हमने दी है तो आप वहीं से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जब आपने अच्छे से पद को समझ लिया होगा तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं बड़े आराम से। कला पक्ष हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें आज में उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग है, सौर सुपैती में अनुप्रास अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है इसमें और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है और भाषा तो अवधि है ही। अगला जो हमारे पास यहाँ पे पद का हिस्सा है, तन जस पियर पात भा मोरा, बिराना रहे पवन हुई झोरा, तरीवर ढरे ढरे बन ढाका, भई अनपत फूल कर साखा। तो ये फागुन माह का वर्णन है। भाव पक्ष इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में जायसी ने फागुन मास में नागमती की विरह अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है और फागुन के समय चलने वाली जो शीतलहर है उसका वर्णन किया है जिससे सहना नागमती के लिए कठिन हो गया है। नागमती के शरीर का जो रंग है वो पीले पत्ते के समान हो गया है। पेड़ों से पत्ते झड़ना, फूल वाले पौधों पर नई कलियों का आना, नागमती की उदासी का बढ़ना, ये सब कवि की सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण शक्ति का पता चलता है। अब यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से नायिका का जो वीरा वर्णन है वो तो कवि बता ही रहे, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कवि है वो उसने सूक्ष्म प्रकृति का निरीक्षण किया है, यानी बारीकी से प्रकृति को महसूस करके फिर उसको रिलेट करते हुए यहाँ पे आप देखेंगे नायिका के विरह को उससे जोड़ा है। और इस तरीके से ये पता लग रहा है कि स्वाभाविक रूप से उसका वर्णन किया। 12 मासा पद्धति का प्रयोग हुआ है। कला पक्ष में आ जाएगा कि श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का पूरे ही पदों में जो है वियोग पक्ष का वर्णन हुआ है। तो ये तो पॉइंट जो है हर पद में पक्का ही है। भाषा अवधि तथा छंद चौपाई ये भी पक्का पॉइंट है, एक जो हर किसी में आएगा। आगे है कि तन जस मोरा में उपमा, विरा पवन में रूपक तथा फूल पर में अनुप्रास अलंकार है। अगला जो अगली पंक्तियां है, तुम बिनु कंता धनी हरु तन तिनुवर भाडोल, ते ही पर बिरह जराय के चहे उड़ाव झोल। भाव पक्ष क्या है हमारा कि
प्रस्तुत काव्यांश में नायिका की व्यवस्था का मार्मिक वर्णन किया गया है। प्रियतम की बिना वह सूख कर कांटे के समान होगी। नागमती की वीरा वेदना का वर्णन हुआ है। माघ मास की प्रकृति का स्वाभाविक वर्णन कवि के ऋतु ज्ञान का द्योतक है। यानी माघ मास की प्रकृति का तो स्वाभाविक वर्णन है, जिससे पता लगता है कि जो कवि है उन्होंने ऋतु ज्ञान उन्होंने अच्छा ऋतु ज्ञान यहाँ पर दिया है। वियोग श्रृंगार रस का चित्रण है, जो कि एक बेसिक है, हर पद में है। कला पक्ष हमें यहाँ पे मिलेगा श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण। अतिशयोक्ति अलंकार है, और अतिशयोक्ति अलंकार भी सब में बेसिक ही होगा, क्योंकि बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो है यहाँ पर वीरा व्यथा को बताया गया है। भाषा अवधि तथा छंद है, ये भी बेसिक है। तन तिनुवर में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न हमारे सामने पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। रैनी अकेली साथ नहीं सखी कि कैसे जियो बिछोही पंखी बिरह सचान भवे तन चाड़ा जियत खाए मुँह नहीं छाड़ा। भाव पक्ष इसका हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर जहाँ पर जो कवि नायिका है उनको अपना विरह जो है सचान यानी कि बाज की तरह नजर आ रहा है, जो उसको जीते जी खा लेना चाहता है। नागमती की वीरा वेदना का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। कवि ने पूस माह का स्वाभाविक चित्रण किया है, जिससे उनके ऋतु ज्ञान का पता चलता है। विरह की पीड़ा के कारण ठंड से कांपते हुए अपने तिल तिल कर मरती हुई नायिका का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। यानी अपने विरह से तिल तिल कर, यानी कि हर क्षण अपने आप को पीड़ित महसूस करते हुए और विरह की पीड़ा में अपने आप को जलाना मारना, उसके शरीर की तुलना शंख से की गई है। कला पक्ष में काव्यांश जो है माधुर्य गुण से परिपूर्ण है। भाषा अवधि है, छंद दोहा चौपाई है। धनी सारस होई ररी मुई में उपमा तथा अतिशयोक्ति अलंकार है। अगली पंक्तियों का काव्य सौंदर्य यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। टूटे बूंद परहीं जस ओला, यानी कि जब आंसू के बूंद गिरते हैं तो ऐसा लगता है वो ओले की तरह गिर रहे हैं। बिरा पवन होई मारे झोला, और विरह रूपी जो है पवन जो है इस तरीके से वो भी अपना असर डाल रहा है। केहिक श्रृंगार को पहिर पटोरा, और किसके लिए वो श्रृंगार करें, और बिना प्रियतम जो श्रृंगार वो बेकार लगता है। गिये नहीं हार रही होई डोरा, तुम बिनु कंता धनी हरुई तन तिनुवर भाडोल ते ही पर बिरह जराई के चहे उड़ावा झोल। नागमती का जो विरह है वो सर्दियों में और अधिक तीव्र हो जाता है। अपने प्रियतम के वियोग में वह दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। क्षीण यानी कमजोर। अवधि भाषा का सहज रूप से प्रयोग किया गया है। विप्रलंब श्रृंगार, अब ये भी बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब यही है विरह श्रृंगार का वर्णन किया गया है। वियोग श्रृंगार का करुण रस की धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से नायिका का जो है दुख दिखाया जा रहा है। उपमा रूपक और रूपक अनुप्रास अलंकार है। टूटे बूंद होई डोरा में चौपाई छंद, और तुम बिनु झोल में दोहा छंद है। ब्रज भाषा और तद्भव शब्दावली का सहज और समन्वित यानी एक ही में मिलाकर प्रयोग कर देना, ओवरऑल प्रयोग किया गया है। स्वर मैत्री ने लयात्मकता की सृष्टि की है। स्वर मैत्री या आखिर में जो पटोरा डोरा ये है डोल झोल, तो ये इसको कहते हैं स्वर मैत्री। प्रश्न नंबर 10 पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य भी लिखना है। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मारग होई परो कंत धरे झपाओ। इसका भाव सौंदर्य लिखना है। भाव सौंदर्य और वही काव्य सौंदर्य जो हमने पीछे डिस्कस किया है। इस दोहे में कविवर जायसी ने वीरा वेदना से संतृप्त नागमती की करुण अवस्था का वर्णन किया है। करुण अवस्था जो जिसको देखकर आप भी दुखी हो जाए। वियोग अग्नि में निरंतर जलते हुए नागमती कामना करती है कि वो अपने शरीर को जलाकर राख कर दे और पवन उसे उड़ाकर उसके पति के चरणों में गिरा दे। इससे नागमती की पूर्ण समर्पण भावना एवं कारुणिक दशा का चित्रण होता है। काव्य सौंदर्य हमें ये बताता है कि इस दोहे में कवि ने विरह अग्नि में प्रज्वलित नागमती के कारुणिक दशा का मार्मिक चित्रण किया है। अवधि भाषा का सहज प्रयोग है। तद्भव शब्दावली है। दोहा छंद है। करुण रस का मार्मिक अंकन है। माधुर्य गुण है। प्रवाहमयता और संगीतात्मकता का विद्यमान है। मानवीकरण अनुप्रास पद मैत्री अलंकारों का प्रयोग है। दृश्य बिंब की सुंदर योजना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है, जो आप अगर चीज़ें नहीं पहचान पा रहे हैं काव्य सौंदर्य लिखने में, तो आप उन कॉमन चीज़ों को 4-5 आपकी काउंटेबल हो जाएंगी। 5-6 तो आप कॉमन चीज़ें लिख सकते हैं। तद्भव शब्दावली, अवधि भाषा का प्रयोग है। विरह वर्णन, कारुणिक दशा का वर्णन है। दोहा छंद है। करुण रस है। माधुर्य गुण है। प्रवाहमय और संगीतात्मकता का विद्यमान, या बेसिक 5-6 तो एक आप ओवरऑल निकाल कर सारे ही पदों में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 लेते हैं। यहाँ पर भी भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य में बताना है। रकट ढरा मासु गिरा हाड़ भय सब संग, धनी सारस होई रे मोई आई समेटे हु पंख। इसमें भाव सौंदर्य कवि ने नागमती की विरहवथा का वर्णन किया है, और वह अपने पति के वियोग में दिन प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही है और मरणासन यानी मरने की स्थिति में पहुंच चुकी है। काव्य सौंदर्य में क्या बताता है कि इस काव्यांश में अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा रूपक और अनुप्रास अलंकार है। करुण रस की प्रधानता है।
तद्भव शब्दावली का समन्वित एक साथ प्रयोग होता हुआ दिख रहा है। दोहा छंद है। प्रश्न नंबर 12, भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। यहाँ पर भी लागे उमाह परे अब पाला विरह काल भयो जड़ काला पहल पहल तन रुई जो झापे हहली हहली अधिको हुए कापे। माघ मास की भयंकर ठंड का वर्णन किया गया है। नागमती की विरह व्यथा व्यंजित हुई है। प्रकृति का उद्दीपन रूप उभरा है। काव्य सौंदर्य में बताता है पहल पहल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है नहीं पता है तो आपको बता देते हैं, और इसके लिए आप अलंकार के MCQs जो है हमने डिस्कस किए हैं बहुत सारे, जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। आप जरूर प्लेलिस्ट चेक करें हिंदी ग्रामर की हमारे चैनल पर। पहल पहल यहाँ पर एक ही शब्द है, उसको 2 बार प्रयोग किया है, लेकिन ये सिर्फ लिखने के लिए प्रयोग किया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हलली हहली हली में हहली हहली में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर ये गलत तरीके से लिखा है। यहाँ पर भाषा अवधि है तथा छंद चौपाई है। वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है, जो बेसिक एक पॉइंट्स है जो हर पद में प्रयोग हो रहा है। प्रश्न नंबर 13, मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय हमें बताना है और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए 2 प्रमुख काव्यगत विशेषताओं का प्रकाश डालना है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जीवन परिचय हमने पूरी डिटेल में चैनल पर जीवन परिचय उनका पढ़ा है, बताया है, समझाया, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दी है। आप जरूर उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद आपको ये जो है ये बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए आप वो कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। सूफी कवि मोहम्मद जायसी का जन्म जो है 1492 में जायस यानी उत्तर प्रदेश गांव में हुआ। इसी कारण इनका नाम जायसी पड़ा। जायस गांव में उनका जन्म हुआ है, इस वजह से उनका नाम जायसी पड़ा है। जायसी के काव्य में सैयद अशरफ शेख बुरहान को गुरु के रूप में याद किया गया है। सन 1542 में इनकी मृत्यु हुई है। रचनाएं हैं इनके द्वारा रचित कुछ महाकाव्य हैं। महाकाव्य पद्मावत जो है इनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचना है। पद्मावत जो है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इनकी रचना है पद्मावती, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, कान्हावत। जायसी सूफी विचारधारा के कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक, जो सूफी कवि होते हैं वो लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक, यानी कि आपको इनकी कविताओं में नायक नायिका, पति पत्नी के रूप में वर्णन मिलेगा, लेकिन ये नायक और नायिका जो है वो कौन होते हैं, और इसमें नायक और पति जो है ईश्वर होता है, पत्नी जो होती है वो या भक्त होते हैं। तो लौकिक का मतलब होता है इस संसार का, और अलौकिक का मतलब होता है ईश्वर से संबंधित। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे की क्लासेस में ये बहुत चीज़ें डिटेल्ड में होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ही दिया गया है जिससे कि आप इतनी ही चीज़ें समझें कि ये लौकिक और अलौकिक वर्णन प्रस्तुत करते हैं अपने काव्य में। इस सत्ता को व्यक्त करने का प्रयास किया है। उनकी रचनाओं में परंपरागत लोक कथाओं को भी स्थान दिया गया है। जायसी जो है धार्मिक उदारता तथा सहिष्णुता को उभारने वाले कवि हैं। प्रेम जायसी की रचनाओं का केंद्रीय तत्व है। प्रेम जो है, प्रेम का वर्णन जो है जायसी की रचनाओं का केंद्रीय तत्व है। काव्यगत विशेषता है इनकी। जायसी की अमर कृति पद्मावत एक आध्यात्मिक प्रेम कथा है। यह चित्तौड़ के शासक रत्नसेन तथा सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है, जिस पर एक फिल्म भी बनी हुई है, आप सभी ने देखी होगी, जिसमें मानवीय प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। यानी यहाँ पर इंसानी प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। भाषा शैली जो है इनकी, वो जायसी की भाषा जो है बोलचाल की अवधि है, परंतु काव्य शैली जो है बहुत ही प्रौढ़ और गंभीर है, यानी कि एक अपर लेवल की जो भाषा है उसका इस्तेमाल हुआ है। उदाहरण, उत्प्रेक्षा अलंकार, पद्मावती साब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई। जायसी ने श्रृंगार रस के दोनों पक्षी की सुंदर व्यंजना की है। और इस तरीके से यहाँ पर हमने 12 मासा पार्ट से जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। चैनल पर आपको जायसी के जीवन परिचय के साथ साथ 12 मासा के जितने भी पद हैं उनकी डिटेल्ड जानकारी दी है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दी है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दी है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आपको एक बार में नहीं चीज़ें समझ में आ पा रही हैं तो आप 2 बार 3 बार देखिए, रट्टे ना लगाइए बस, और उसके बाद इन प्रश्नों को जरूर देखें, पढ़ें और समझें अच्छी तरीके से। इतने प्रश्न आपको इस पार्ट से संबंधित डिस्कस कर लिए गए हैं कि आपको इस पार्ट से इतर यानी कि अलग एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उनके आंसर लिख पाएंगे बड़े ही आराम से। आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से आपका ये चैप्टर जो है, लेसन जो है वो प्रिपेयर करवाने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसे लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब